वेलकम स्टूडेंट, माय नेम इज नवीन सिंह जादव और हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के यूनिट नंबर 2 परमाणु संरचना के लेक्चर नंबर नेक्स्ट। इससे पहले हमने बात की थी पिछले लेक्चर में विभिन्न प्रकार के मॉडल, जिसमें हमने बात की थी थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का एफ्रा प्रकीर्णन प्रयोग की उसके बारे में बात की थी। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है, इसके बारे में बात की थी। हमने बताया था कि रदरफोर्ड की कमियां रहेगी। रदरफोर्ड नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, और ऐसा करता तो वो किस में गिर जाता, नाभिक में, जो कि रदरफोर्ड जिसको नहीं समझा पाया। उसको दूर करने के लिए कौन आए, बोर साहब आए। ठीक है, तो अपन आज इस लेक्चर में बात करेंगे पूरा कंप्लीट बोर मॉडल, जितना हो सकेगा इसमें। बोर मॉडल, बोर को ऐसे भी लिख देते हैं बोहर मॉडल, या हिंदी में लिख देते हैं बोर मॉडल। ठीक है, बोर ने क्या कहा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि बोर ने किस आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की। अपना मॉडल दिया, उसने जो बताया परमाणु की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं इसके बारे में सब बताया, तो वो बताया था उसने क्वांटीकरण के आधार पर। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं क्वांटीकरण सिद्धांत के आधार पर और क्वांटीकरण की सहायता से। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे क्वांटीकरण की सहायता से। ठीक है, बोर ने विभिन्न प्रकार के पॉइंट दिए जिनको बुक्सों में भी आपको लिखा मिल सकता है। उनको पोस्टुलेट बोलते हैं या अभिग्रहित बोलते हैं कि बोर ने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बोर ने क्या कहा। सबसे पहले 5 या 6 इसके वो हैं अभिग्रहित हैं या पॉइंट्स हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर के अनुप्रयोग। बोर ने क्या कहा, मतलब किस किस का यूज है क्या निकालने के लिए, परमाणु त्रिज्या, उसका वेग, परमाणु इलेक्ट्रॉन का, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखो इसने सबसे पहले कहा कि परमाणु का एक केंद्र होता है, एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये तो इन्होंने कहा, ये तो रदरफोर्ड ने ही कह दिया था, लेकिन इन्होंने भी कहा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी तो बोल दिया था परमाणु के बीचों बीच कोई द्रव्यमान होता है जिसको क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। पर नाभिक की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, रदरफोर्ड को ही जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं उनकी ऊर्जा निश्चित या बोले तो स्थिर होती है। ऊर्जा निश्चित या क्या होती है, स्थिर होती है। कहने का मतलब क्या है कि रदरफोर्ड ने तो ये बोला कि ये परमाणु है और ये नाभिक है। उसने तो ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसने ये नहीं बोला कि कहाँ चक्कर लगा रहा है। जबकि बोर क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जैसे तो यहाँ लगा रहा होगा, या अगले कक्षा में लगा रहा होगा, या अगले कक्षा में लगा रहा होगा, तो निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है। इसको ऐसे समझे। रदरफोर्ड ने क्या कहा, जैसे हम इसको दैनिक जीवन में समझना चाहें तो देखो, जैसे मैं आप लोगों के लिए बोलूं कि क्लास में फर्श बिछा हुआ है। ठीक है, आपको कहीं भी जाके बैठ जाओ, आप तो कहीं भी जाके बैठ जाओगे तो आप कहीं भी घूम सकते हो। तो जैसे मैं बोलूँ कहीं भी क्लास में जाके बैठ जाओ तो कहीं भी बैठ जाओगे। अब मैंने क्या किया, क्लास में निश्चित चेयर लगा दी। कैसे लगा दी कि भाई यहाँ तो बैठेंगे इंटेलिजेंट बच्चे, पहले 2 चेयर लगा दी, फिर 1 मीटर की दूरी पर 2 चेयर लगा दी, फिर 3 चेयर लगा दी, फिर 4 चेयर लगा दी। तो मैंने फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मतलब कोई जैसे मैं बोलूँगा कि इन चेयरों पर तो बैठेंगे इंटेलिजेंट बच्चे,
फिर पीछे वाले चेयरों पर बैठेंगे थोड़े कम इंटेलिजेंट बच्चे, और पीछे बैठेंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पुअर बच्चे, मतलब बिल्कुल जो डल बच्चे हैं वो बैठेंगे। तो मैंने निश्चित कर दिया क्या कि निश्चित कक्षाओं पे ही निश्चित लोग बैठेंगे। तो वही बोर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित, अर्थात वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, जबकि रदरफोर्ड क्या बोल रहा था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकता है, जैसे फर्श बिछ रहा है तो आप कहीं भी जाके बैठ जाओ। ठीक है, कोई वो नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल के आप यहाँ बैठेंगे कहाँ बैठेंगे, कहीं भी जाके आप बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोर क्या कह रहा है कि निश्चित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो निश्चित है, और वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर, जिसकी ऊर्जा क्या है, निश्चित होती है। ठीक है, मतलब फिक्स कर दिया कि आप पहले यहाँ बैठेंगे, जो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है वो यहाँ चक्कर लगाएंगे, उस तरीके जो बच्चे हैं जिनकी एनर्जी जो थोड़े से कम पढ़ने वाले हैं वो पीछे बैठेंगे, बिल्कुल डल हैं वो पीछे बैठेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है कि ये प्रथम कक्षा में आएगा, द्वितीय में आएगा और तृतीय में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी पाया जा रहा है, जिसको रदरफोर्ड नहीं समझा पाया, लेकिन बोर ने बताया कि निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित, या बोले तो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, स्थिर होती है। ठीक है, देखो और इसने क्या कहा, देखो थर्ड पॉइंट, इसने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से, कैपिटल L बड़े L से। कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, का मान h/4π का पूर्ण गुणज होता है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय चुंबक कोणीय संवेग का मान क्या होता है, h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूं ज़्यादा बेहतर, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/4π का पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या होगा, L = NH/2π। ठीक है, इसका पूर्ण गुणज होगा। इसका मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है उसके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 कुछ भी, मैं बोलूँ यहाँ जो n है वो किसको शो कर रहा है, n यहाँ पर शो कर रहा है कोष की संख्या को, सेल नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। ठीक है, जैसे पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। पहले कोष को हमने पढ़ा था 10th क्लास में, क्या बोलते हैं, K, दूसरे को क्या बोलते हैं, L, तीसरे को क्या बोलते हैं, M, चौथे कोष को क्या बोलते थे, N। पढ़ा था ना 10th में, बताया था बोर्ड ने, बोलते कि नहीं बोलते। तो अगर मैं बोलता कि तीसरे कोष के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान होगा तो n की जगह क्या रख देते, 3, क्योंकि n है किसको बता रहा है, कोष की संख्या को बता रहा है। ठीक है, इसका मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मैं बोलता चौथे कोष के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान होगा तो वो क्या होगा, 3h/2π। n की जगह उस कोष की संख्या जितना दे रखा होगा उसको रख देंगे। n या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोष की संख्या को। ठीक है, देखो इसको लिखो, मिटाऊं मैं इसको, ठीक है, लिख लो इसको, एक बार लिख लो, लिख लिया। देखो इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये कोणीय संवेग क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, लिटिल बिट क्या होता है। आप तो डायरेक्ट लास्ट में तो लास्ट ही याद रखना, लेकिन फिर भी ठीक है, पुराने लेक्चरों को देखें तब इस लेक्चर पे आए। ठीक है, यूनिट के जितने भी लेक्चर हैं, फर्स्ट यूनिट को देखें, उसके बाद सेकंड यूनिट पे आए,
और चीज़ें आसान लगेंगी। कोणीय संवेग क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंट। देख इसी को कैसे दिखा रहे हैं, एल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये परमाणु है और इसके बीच में क्या है, नाभिक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। अगर मैं कोणीय संवेग की बात करूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, सदिश राशि। ये किसका मल्टीपल होता है, संवेग को जब उसकी दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं r इंटू पी, तो वो क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। मोमेंटम का मोमेंटम, संवेग का संवेग, ठीक है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, उसको अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है, वो कोणीय संवेग। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों चक्कर लगा रहा है तो इधर अगर इस इलेक्ट्रॉन से इसके नाभिक की डिस्टेंस क्या हो, r हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगी, ये। अगर ये घूम के यहाँ पहुँचा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अगर ये घूम के यहाँ पहुँचा तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगी, ये। अगर यहाँ घूम के यहाँ पहुँचा तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा आएगा कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। इसको ये r होती, ये भी 90 आता, ये भी r होगी। वो तो अगर परमाणु जब मैंने r मान ली तो r ही है, इधर भी r होगी और इधर भी क्या होगी, r। तो 90 डिग्री आएगा इसकी डायरेक्शन के, और इसके बीच में एंगल कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें सदिश में तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो ये क्या आएगा, r, और p बराबर मुझे पता है क्या होता है, एम बी, या मैं इसको बाद में भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई पी, या मैं लिखूँ आर पी, और क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा, ठीक है। और मुझे पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो डायरेक्शन है और इसकी जो डिस्टेंस है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो देखो क्या आएगा ये, मुझे पता है कि P बराबर क्या होता है, एम बी, द्रव्यमान इंटू वेग। होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता। P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, एम इंटू वी हो, ठीक है। तो देखो इसकी जगह क्या रख देंगे, ये क्या आ जाएगा, R, और ये क्या आ जाएगा, एम बी साइन कितना, थीटा। थीटा यहाँ कितना, 90 डिग्री। देखो डिस्टेंस और इसकी जो डायरेक्शन है उसके बीच में कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री का। मैं पूछ रहा हूँ अभी एंगुलर मोमेंटम का मैं मान लिखूंगा कोणीय संवेग का एम बी आर। तो एम बी आर आया कैसे, आपसे कोई नहीं पूछ रहा, मैं ये एग्जाम में नहीं पूछ रहा, लेकिन आया कैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब यहाँ कितना, 90 डिग्री, और वी नो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या आ जाएगा, एल बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एम बी आर। यही क्या होता है, कोणीय संवेग। कैसे आता है मैंने आपको ये बताया है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी थी कि L बराबर क्या, NH अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर 1 दोनों को मिला दूं कि समीकरण 1 और 2 से, तो क्या आ जाएगा, एम बी आर बराबर क्या आ जाएगा, NH अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। पाई की वैल्यू होती है, इसका मान 3.14 होता है। m द्रव्यमान है, v वेग, और r क्या है उसकी त्रिज्या। h क्या है, h यहाँ पर होता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक नियतांक होता है यहाँ पर h, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। और मुझे पता है कि 1 जूल बराबर, हमने थोड़ा सा टेंथ में पढ़ा हो, 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसको जब अर्ग में लिखेंगे तो 10⁻27 अर्ग सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7, तो 27 अर्ग में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, h की 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कैसे आया एम बी आर, कोणीय संवेग L बराबर, तो आप लोग बता सकते हैं इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिख सकते। इसको लिख लो पूरी को, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो लिखो इसको, अगला फिर बताते हैं। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट बताएंगे इसके अभिग्रहित का, कि क्या अगला पॉइंट क्या दिया था बोर्ड ने। देखो ठीक है, इसको मैं उठा रहा हूँ। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या, ठीक है। इनको ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में खुद लिखें। इसका मतलब कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, एम बी आर। तो हमारे पास एक फार्मूला बना, एम बी आर बराबर NH अपॉन 2 पाई। NH अपॉन 2 पाई किसको शो कर रहा है, इनके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा, निश्चित कक्षाओं के लिए निश्चित होगा। n या क्या है, कोस की संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, इंटीजर मल्टीपल हो सकता है।
ये एच क्या है, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं चाहें तो, बढ़िया रहेगा आगे के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। देख कितने पॉइंट हो गए, 4। फिफ्थ पॉइंट की बात, देख फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मैं खुद ही बताऊं क्या कहता है। ये परमाणु और इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है कि परमाणु के बीच में जो नाभिक है उस पर कैसा चार्ज है, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा ऋणात्मक, देने कोई ना कोई आकर्षण बल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये इसके चारों ओर चक्कर कैसे लगा रहता है, यहाँ इसको बल कहाँ से प्रदान होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन को बल लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, देखो नाभिक परिक्रमण के दौरान, परिक्रमा के दौरान इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, अभिकेंद्रीय बल। और आपने पढ़ा होगा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r, ठीक है, बल प्रदान करता है, क्या करता है, प्रदान करता है। इसको ऐसे समझो, इसका मतलब ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो उस दौरान जो आकर्षण बल आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही किसमें चेंज हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल में। और अभिकेंद्रीय बल क्या है कि जब कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पे चलती है तो वो लगातार उस वृत्ताकार पथ पे किसी सेंटर के सापेक्ष क्या होती रहे, घूमती रहे। जैसे उसकी वैल्यू तुमको पता है क्या होती है, mv²/r होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बल तो किधर कार्य कर रहा है, वायु के बाहर की ओर, और एक बल को फोर्स बोलते हैं, इसलिए ऐप से दिखा रहा हूँ, कहाँ कार्य कर रहा है, अंदर की ओर। अंदर को मैं क्या लिख देता हूँ, इन। बाह्य बल जो कार्य कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल क्या है, बाहर की तरफ जो बल कार्य कर रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या है, mv²/r, ठीक है। दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो अभिकेंद्रीय बल, इसकी वैल्यू क्या है, mv²/r। इसका मतलब एक डायग्राम बनाऊं मैं, देख कि ये तो नाभिक है, ठीक है, नाभिक है। एक फोर्स तो कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो बाहर से अंदर की ओर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक है, स्थिर विद्युत आकर्षण। और एक फोर्स कहाँ काम कर रहा है, जस्ट उल्टा बाहर की ओर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, Fy है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू क्या होती है, mv²/r, ठीक है। अब इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वैल्यू, जिसको मैं इन कह रहा हूँ, जो अंदर की तरफ नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, वो लग रहा है, उसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल लूँ, तो देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, q1 q2, बीच की डिस्टेंस r,
कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु तो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, अगर वो समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा, अलग अलग है तो आकर्षण लगेगा। अलग अलग जो होते हैं धन या ऋण और धन तो वो आकर्षित करते हैं, और समान वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो मैंने एक फोर्स पढ़ा था क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो ये K होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केमिस्ट्री में जो पद्धति चलती है वो चलती है CGS पद्धति, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें इसका मान कितना होता है, K का 1 होता है। वैसे K बराबर होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लेकिन CGS पद्धति में K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। रसायन विज्ञान इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इससे कैसे निकालें, इससे क्या ताल्लुकात है ये देखो। तो देखो मेरी बात, देखो यहाँ पे तो कौन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, स्थिर विद्युत आकर्षण बल की बात कर रहा हूँ। अभी केंद्रीय बल तो हमारा आएगा mv²/r, लेकिन स्थिर विद्युत आकर्षण बल मुझे पता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R² होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं Q1 मान लूँ किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q2 मान लूँ इस नाभिक को, तो नाभिक पर कैसा आवेश Z, परमाणु क्रमांक को पता है, धनात्मक आवेश प्रोटॉन की संख्या को तो बताता है कि नहीं बताता, Z, और उस पर क्या आवेश, तो Q2 क्या हो जाएगा ZE, ठीक है। E का मतलब यहाँ चार्ज है, ठीक है। Z का मतलब क्या, नाभिक पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या लिख दिया मैंने, केवल E लिख दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये Fin बराबर, यहाँ Fin का मतलब क्या है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या है यहाँ पर, Fin का मतलब जो नाभिक जो आकर्षण लगा रहा है उसको Fin बोले। तभी तो रखी हुई चीज़, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, क्योंकि एक तो इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, घुमा रहा है, और एक अंदर की तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसीलिए वो एक निश्चित वेग से क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है, तभी वो नाभिक में नहीं गिरता। जबकि रदरफोर्ड क्या बोल रहा था कि ऊर्जा की क्या करता रहता है, हानि, और अगर ऐसा होता तो गिर जाता, तो वो रदरफोर्ड की क्या रह गई, कमी रह गई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, और देखो, लगाओ दिमाग। बात करूँ तो स्थिर विद्युत आकर्षण वाली क्या आएगा, Fin। Q1 स्थिर बिंदु आवेश, एक को इलेक्ट्रॉन को माना E, और Z किस पर आवेश, नाभिक पर। दो स्थिर बिंदु आवेश विपरीत तो आकर्षण लगेगा ZE, और उनके बीच की दूरी क्या है, इसकी नाभिक की त्रिज्या R, तो क्या R²। इसको ऐसे लग सकते हैं, K की वैल्यू तो 1 हो गई, Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Q2 का मतलब नाभिक पर आवेश, इसको ZE से दिखा रहे हैं, ठीक है। Z का मतलब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को कर रहा है, और ये क्या इलेक्ट्रॉन, मतलब E का मतलब आवेश, तो ZE और क्या E/R²। तो ये क्या हो जाएगा टोटली Fin का मतलब स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ZE²/R², ठीक है। इसको तो डाल दो क्वेश्चन नंबर 1, इसको डाल दो आप 4 नंबर, और इसको डाल दो आप 5 नंबर। 4 और 5 अलग ना, पहले एक तो आ गई थी वो जो अपन ने पहला दूसरा विकल्प पढ़ा था, कोणीय संवेग बराबर क्या NH/2 पाई। उसके बाद MBR आ गई थी, L बराबर MBR होता है। उसके बाद दोनों को मिला दिया था, तो वो समीकरण। उसके बाद एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। अगर मैं समीकरण इनको ऐसे लिख दूँ, इसे इक्वेशन में धर दूँ दोनों को, तो क्या आएगा, mv²/r है भाई, और Fin क्या है, ये क्या हो जाएगा ZE²/R², तो ये क्या हो जाएगा ZE²/R²। तो मेरी एक और समीकरण ये प्राप्त हो गई, जिसको मैं डालता हूँ समीकरण नंबर क्या 6। कहाँ से प्राप्त हुई, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य और आंतरिक होते सेम ही है, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो आकर्षण बल लग रहा है उसको नाभिक के बीच में, उसको किसको प्रदान कर देता है, उसको किस रूप में चेंज कर देता है, अभिकेंद्रीय बल के रूप में। और अभिकेंद्रीय बल के रूप में चेंज करेगा तो वो क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लगातार क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा एक निश्चित वेग के साथ, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर होता है। ये हमने स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसे निकाला, जिसको हम Fin बोल रहे हैं। एक को Q1 माना और एक को Q2, इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक पर आवेश है, तो ZE, एक E गुणा ZE, Q1 इंटू K का मान क्या होता है CGS में, एक E गुणा ZE अपॉन बीच की दूरी R है, तो क्या R²। इससे इस वाले समीकरण से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, Fin बराबर ZE²/R, और Fout यहाँ बाह्य है, क्या आया था अभी केंद्रीय वाले mv²/R, दोनों को बराबर कर दिया, तो समीकरण 1 हमको ये प्राप्त होगी, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। मिटा दो इसको, फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है।
हमने क्या बात कर ली अब तक कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता है निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में जिनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, उसका मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मान क्या होगा, निश्चित होगा, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जबकि रदरफोर्ड ऐसा कुछ नहीं समझा पाया, वो तो ये बोल रहा पूरे क्लासरूम में फर्श बैठा है, कहीं भी बैठ जाओ आप जाके। जबकि बोर क्या कह रहा है कि नहीं, मैंने निश्चित कर दिया है, निश्चित कक्षा होती हैं, निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें निश्चित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसका मतलब मैंने मेरी क्लासरूम में चेयर रख दी और मैंने फिक्स कर दिया है कि 90% वाला बच्चा इधर बैठेगा, 80% वाला कहीं और बैठेगा, 70% वाला उसके पीछे बैठेगा, कोई कहीं भी नहीं बैठ सकता। जैसे भी कुर्सी पर आकर बैठेगा लिख रहा होगा वहीं 90% वाली कुर्सी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, 6 नंबर, परिक्रमण के दौरान, परिक्रमण किनमें, वृत्ताकार कक्षाओं में, परिक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि वापस वही लाइन कि प्रत्येक कोष का मतलब होता है सेल भी बोल देते हैं अंग्रेजी में, अर्थात करता है कि प्रत्येक कोष की करते हैं, नहीं करते हैं, अर्थात प्रत्येक कोष की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक कोष की ऊर्जा कैसी होती है, निश्चित होती है। जैसे मैं बात करूं कोष n बराबर किसको शो करता है, ये कोष की संख्या हो। जैसे पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, चौथा कोष है। पहले को हमने 10th में पढ़ा था, बोर्ड ने बोला था k, दूसरे को l, तीसरे को m, चौथे को n, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे बोला था कि नहीं बोला था। ठीक, लास्ट पॉइंट देखो इसमें, फिर इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इसके मुख्य बिंदु चल रहे हैं। अब मैं बोलूँगा, ये तो मैंने क्या बोला अभी, मैं 1 सेकंड सॉरी, अब मैं बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अभी तो आप बोलेंगे सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं, लेकिन वो करेंगे। कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, हमने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण के दौरान कहने में वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में भी कैसी, निश्चित वृत्ताकार कक्षा जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, उस दौरान वो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक कोष की ऊर्जा क्या होती है, स्थिर होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगले पॉइंट में, इसको मिटा दूँ फिर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो देखो। वो तब करेंगे, पॉइंट नंबर 7, कब करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन या क्या, अवशोषण। वो तब करेंगे, पता है कब, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता है, ये एक तो ये कोष है इसके लिए और एक ये पहला कोष है, तो n का मान क्या होगा 1, उसकी जो ऊर्जा है वो मैंने मान ली क्या है E1। ये दूसरा कोष है, इसके लिए n का मान क्या है 2 और इसकी ऊर्जा मैंने मान ली क्या है E2। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है, जब हम कब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कब स्थिर है, कब वो त्यागेगा या ग्रहण नहीं करेगा, जब वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एक ही सर्कल में घूम रहा है, लेकिन वो अब वो क्या है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है। और जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, निम्न से उच्च में जाता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उच्च से निम्न, तो वो ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कैसे, यहाँ से निम्न से उच्च में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लेगा। कोई चीज़ जाने के लिए, निम्न से उच्च जाने के लिए, नीचे से छत पे जाने के लिए एनर्जी लगती है, और छत से फेंक दो भड़ाक से कोई एनर्जी नहीं लगती, सारी रिलीज हो जाएगी, भड़ाक में रहेगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, इसलिए मैंने लिखा निम्न से उच्च। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है इसमें तो वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, उससे कहाँ आ रहा है, निम्न में आ रहा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। कब, बशर्ते वो एक ही कक्षा में नहीं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और उनका जो ऊर्जा अंतर होता है, अवशोषित, या उत्सर्जित ऊर्जा अंतर, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा ई के साथ, वो किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 के बराबर होता है, ठीक है। आप इसको चाहें तो डिब्बे में बंद कर सकते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। ऊर्जा अंतर डेल्टा ई किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 का। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करते हैं ना अवशोषण करते हैं। कब, जब वो एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, एक ही किसी कक्षा में या सेल में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं, तो ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषण, या क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। जब निम्न से उच्च में जा रहे हैं तो अवशोषण करेंगे, और जब उच्च से निम्न में आ रहे हैं, जब निम्न से उच्च में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, अवशोषण, और जब उच्च से निम्न में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उत्सर्जन। और जब एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वो किसी प्रकार की ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऊर्जा स्तर चेंज हो रहे हैं तो ऊर्जा में भी क्या होगा, परिवर्तन हो। क्या परिवर्तन होगा, जब निम्न से उच्च में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब निम्न से उच्च में जाएंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, लेंगे, अवशोषित करेंगे। जब उच्च से निम्न में आएंगे, एन के मान 2 से, इसका मतलब ये उच्च है, और एन में 1 में आएंगे तो पहले कोष में आएंगे, 2 से पहले में आएंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, वो उत्सर्जित को अंग्रेजी में बोलते हैं अमिट करेंगे, ठीक है। इसका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं बोर मॉडल के। तो हमने इसके तो बिंदु पढ़े हैं, मुख्य बिंदु, लिखो इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ, है ना। अब हम बात करेंगे बोर मॉडल के अनुप्रयोग। तो इसके मुख्य बिंदु थे, क्या कैसे ने बताया, इनको याद रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, क्लास 11th में तो आएंगे, लेकिन क्लास 11th पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक अगर हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे, और वो हमारे काम आएगी, क्या आएगी, उसको यही हमको नहीं पता, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब देखो इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, वो हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, आपको लगता है तो वीडियो को आप निकाल लिया करो, जैसे आप YouTube पे पढ़ रहे हैं। देखो, अनुप्रयोगों को बोलते हैं एप्लीकेशन। इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन दी, परमाणु की त्रिज्या निकालने का, परमाणु का वेग निकालने का, परमाणु की एनर्जी निकालने के लिए, इनके लिए उन्होंने क्या दिए थे, विभिन्न फॉर्मूले। तो नंबर 1 लिखते हैं, परमाणु की रेडियस कैलकुलेट करना। परमाणु की रेडियस निकालना। रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो मैंने अभी 2 फार्मूले पढ़े थे, आप लोग बताओ, मैंने 2 फार्मूले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। क्या पढ़ा था मैंने, एक तो मैंने पढ़ा था mv²
अपॉन आर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ये वाला। और मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी कि एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। और यहाँ के था, के Q1 Q2, तो के की वैल्यू तो क्या होती सी में एक, तो हमने पहले हटा दिया था, यही समीकरण थी। एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अगर इसमें मैं वेग की वैल्यू रख दूँ तो मेरे लिए क्या आ जाएगी, त्रिज्या मेरे लिए क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखो रख के देखो, वीडियो को पॉज करो और रख के देखो, फिर अपन बात करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज तो करो फिर रखो, देखो कैसे रखोगे। यहाँ से v निकाल लो, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। v बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा, क्या आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। और नीचे और कौन आ जाएंगे, m और r, तभी तो v रह जाएगा, ये इधर आ जाएंगे तो m और r। आ गई कि नहीं आ गई? v की वैल्यू समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 में v की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, और रख दो। देखो समीकरण 1 में क्या आएगा बताओ। समीकरण 1 में अगर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। देखो समीकरण 1 क्या था, m अपॉन r, v स्क्वायर है तो n का v स्क्वायर, h का v स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर, और क्या m स्क्वायर, और क्या r स्क्वायर। ठीक है, यही होगा बराबर। समीकरण 1 में रखी v की वैल्यू समीकरण 1 में, बराबर क्या है जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गई, एक m से एक m कट गया, तो देखो क्या बचा, यहाँ तो क्या बचा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m बराबर, इधर क्या बचा जेड स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा, बचा ना। देखो ये क्या जाएगा जेड स्क्वायर, मुझे निकालना क्या है r, कोई दिक्कत नहीं है, r को ले जाओ इधर और इसको ले आओ इधर। देखो क्या आएगा, r बराबर n स्क्वायर अपॉन z मल्टीप्लाई h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाइड e स्क्वायर, यही आएगा। अरे इधर पहुँच जाएगा, जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड को इधर लिख दिया, तो इसके अलावा क्या बचा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m और e स्क्वायर, यही तो बचा कि नहीं बचा। ये इन सब की वैल्यू मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सीजीएस पद्धति में रखनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश होता है, इसकी वैल्यू होती है। वैसे मैं डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन इनकी वैल्यू रखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे घर पे, तब भी वो सेम ही आएगी। तो देखो क्या आएगी, एच की होती है प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10 की घात कितनी 27 अर्ग सेकेंड। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का अगर ग्राम में देखेंगे तो 9 गुणा 10 की घात कितना होता है 31 होता है। वैसे 10 की घात 31, 9.1 गुणा 31 किलोग्राम, ग्राम में रखेंगे तो -28। और ई यहाँ पर आवेश होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, इसका मान होता है 4.8 गुणा 10 की घात -10 ES। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इन सब की जब वैल्यू रख देते हैं, इन सब का जब मान रख देते हैं, सबका मान मैं नोट्स में हल कर दिया है, सबका मान रखने पर तो जो R आता है, ये R ही तो त्रिज्या है, ये आता है n स्क्वायर अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई 0.53 गुणा 10 की घात 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। अगर मीटर में कर देते तो क्या हो जाता, 10 की घात -10 मीटर। तो R बराबर क्या आ जाता है, ये n² / Z 0.53 क्या एंगस्ट्रम, क्योंकि मुझे पता है कि एक एंगस्ट्रम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे तो 100 का भाग देते तो 10 की घात 10 मीटर हो जाता। और 10 की घात 10 मीटर का मतलब क्या होता है, एक एंगस्ट्रम। तो जो त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला बना, क्या बना, वो ये बना, ठीक है। R बराबर क्या, n² / Z गुणा 0.53 एंगस्ट्रम। यहाँ पर n किसको शो करता है, कोस को, ठीक है। और Z किसको शो करता है, परमाणु क्रमांक को, या किसको, प्रोटॉन की संख्या। तो मुझे पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो R की तो क्या है, त्रिज्या है वो n, कोस की संख्या के तो क्या है, समानुपाती। जबकि जो त्रिज्या है वो परमाणु क्रमांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन से ये पता चला। इसको लिखो, फिर मैं देखो और इस पर केस लगाता हूँ और क्या क्या बिंदु बन सकता है, क्वेश्चन भी कराता हूँ। लिखो, इसको लिख लिया, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं। इस पर और कौन कौन से कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं वो दे। रेडियस निकाल ली हमने, क्या है, n² / Z और क्या 0.53 एंगस्ट्रम, 10 की घात -8 सेंटीमीटर, 10 की घात -10 मीटर। यही आई कि नहीं आई, ठीक। देखो आगे और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, है ना। फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसको करने के बाद वेग कैसे निकालते हैं, ऊर्जा कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको अलग से बात करेंगे। देखो क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास त्रिज्या का, n² / Z 0.53 एंगस्ट्रम, यही आया था। केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि, इसका मतलब अगर मैं इस राशि कांस्टेंट मानूं तो n² / Z ही होगा त्रिज्या, कोस की संख्या के वर्ग के समानुपाती, और Z परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। यदि Z क्या हो, स्थिर हो, स्थिर को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट हो, तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n²। तो अगर मेरे से दो त्रिज्याओं में कंपेयर कराता कि किसी की R1 है, किसी की R2 है, तो कोस भी क्या होता, n1, और कोस भी क्या होता, n2। R1 तो n1 के समानुपाती है और n2 R2 के समानुपाती। ये फॉर्मूला बनता। एक क्या बनता, केस सेकंड, यदि, क्योंकि n पे स्क्वायर लग रहा है ना फॉर्मूले में, यदि n कांस्टेंट हो, n कांस्टेंट का मतलब कोस की संख्या क्या हो, स्थिर हो। ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले काम आएंगे। अगर n कांस्टेंट होगा तो क्या बचेगा, R इज इन्वर्सली बराबर Z। अगर R1 R2 और Z1 Z2 होते तो क्या होता, R1/R2 और क्या होता, Z2/Z1, क्योंकि क्या है, इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो केस थर्ड, यदि n व z, n और z पता तो चला है ना क्या है, कोस की संख्या और परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन की संख्या, n व z दोनों ही परिवर्तित हों, दोनों ही क्या हों, परिवर्तित हों। अगर दोनों ही परिवर्तित होंगे तो R1/R2, दो त्रिज्याओं में से किसी को निकलवाए तो क्या फॉर्मूला आएगा कि n1 का स्क्वायर Z2, क्योंकि Z क्या इन्वर्सली, अगर R1 होगा Z1 तो इन्वर्स आएगा, और Z2 होगा तो वो ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा R2, तो n2 का तो स्क्वायर, लेकिन क्या आएगा Z1। ये फॉर्मूला बनेगा। आपको तीन फार्मूले
त्रिज्याओं में और ऐड कर लेने हैं। कि यदि जेड स्थिर हो तो ये वाला फॉर्मूला इसमें जैसे क्या करेगा, कोस दे देगा पहला और दूसरा, और एक त्रिज्या दे देगा और दूसरी त्रिज्या पूछ लेगा। इसी प्रकार एन कांस्टेंट होगा तो आपको जेड दे देगा 2 के, किसी एक की त्रिज्या दे देता, जेड का परमाणु क्रमांक दे देगा, एक त्रिज्या दूसरी की त्रिज्या पूछ लेगा। इसमें क्या करेगा, परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग, एन का मान भी, और एक त्रिज्या दे देगा किसी एक की और एक दूसरी की त्रिज्या पूछ लेगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस पर कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देखो, जो हमने भी वो जो फॉर्मूले लिखे थे, टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए कि हाइड्रोजन के प्रथम कोष की त्रिज्या तो आपको इतनी दे रखी है, और उसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोष की त्रिज्या आपसे क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, बड़े आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, आप लोग इसको खुद बताएंगे कि हम सर ऐसे निकालेंगे। दिखाओ कैसे निकालेंगे। देख, मुझे पता है, अगर मैं आंसर की बात करूं कि त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 n² z, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मैं प्रथम कोष की निकालता, प्रथम कोष की दे रखी है वैसे मुझे, लेकिन निकालता, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1, तो z का मान क्या है, 1 है। प्रथम कोष की बात करते तो n का मान भी कितना होता है, अगर R1 निकाला प्रथम कोष का मतलब कोष किसको, n का मान किसको बताता है, कोष को, तो ये भी क्या होता है 1 का स्क्वायर, और ये भी क्या होता है 1, इसीलिए उसने R1 कितनी दे रखी है 0.53। ठीक है, मुझे R2 निकालनी होती, फार्मूला वही 0.53, R2 का मतलब क्या, द्वितीय कोष की, सेकंड कोष, इसका मतलब n का मान कितना हो जाता, 2 का स्क्वायर, और z तो क्या रहता समान, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, z तो परमाणु क्रमांक है तो सभी जगह समान रहेगा। R3 की बात करते तो 0.53, तीसरे कोष का n का मान 3 का क्या कर देते स्क्वायर, और z तो क्या रहेगा समान, ये तो फॉर्मूला है तो n नहीं चेंज होगा, z क्या रहेगा समान। तो 9 से गुणा कर देता, आप घर करके देख सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता R4 0.53 गुणा क्या, R4 का मतलब n का मान कितना 4, चौथे कोष की, तो चौथे कोष का n का मान 4, और z तो क्या रहेगा सेम, तो नीचे क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगी चौथे कोष की, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी तीसरे कोष की, ये आ जाएगी दूसरे कोष की। ठीक है, अगला देखो, हाइड्रोजन के प्रथम कोष की त्रिज्या आपको दे रखी है, और हीलियम के द्वितीय कोष की त्रिज्या आपसे क्या की जा रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखो, इसमें कोई कांस्टेंट दिख रही चीज़ है नहीं, मैंने एक फार्मूला पढ़ा है, कोई चीज़ स्थिर दिख रही है, नहीं दिख रही। क्या फार्मूला पढ़ा है, R1/R2 n1 का स्क्वायर z2, और क्या n2 का स्क्वायर और z1। जहाँ R1 होगा वहाँ तो n1 स्क्वायर होगा, और जहाँ R2 होगा वहाँ क्या होगा n2 स्क्वायर। फॉर्मूला मुझे बताया ना, क्योंकि n स्क्वायर और R समानुपाती, और z क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर R1 होगा तो z1 व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन z2 समानुपाती। ठीक है, क्योंकि अगर पहले R1 है तो z है, तो z1 इसको इन्वर्स, इसलिए z1 तो इन्वर्स आएगा R1 के, लेकिन z2 समानुपाती। R2 के z2 व्युत्क्रमानुपाती और z1 समानुपाती। n R1 n1 R2 n2, अगर R1 होती तो n1 समानुपाती, R2 होती तो n2 समानुपाती। देखो मुझे दे क्या रखा है, अगर मैं बात करूं हीलियम की या हाइड्रोजन की, अगर मैं बात करता हाइड्रोजन के प्रथम कोष की, तो मुझे दे रखी है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए z कितना होगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का 1, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है z कितना होता है 2। ठीक है, देखो R1 कितनी दे रखी है आपको 0.53, बोल रहा है ना प्रथम कोष के हाइड्रोजन के R1, निकलवा क्या रहा है R2 द्वितीय कोष की, He प्लस का लिए भी क्या निकलवा रहा है द्वितीय कोष की, तो R2 निकलवा रहा है। अगर मैं N1 की बात करता तो N1 किसके लिए आता हाइड्रोजन का कोष, और हाइड्रोजन का N1 का हाइड्रोजन का कोष कितना दे रखा है प्रथम, तो N का मान कितना होता 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z2। Z2 किसका है परमाणु क्रमांक, हीलियम का, R1 N1 तो किसका है हाइड्रोजन का,
और हीलियम का मतलब दूसरे का है, तो R2 और क्या बोलेंगे Z2 किसका है, हीलियम का। तो हीलियम यहाँ कितना आएगा Z, हीलियम के लिए 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो क्या कर देंगे स्क्वायर अपॉन N2 कितना है, द्वितीय कोष के लिए पूछ रहा है, तो N2 का मान क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और Z1 किसके लिए आता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा एक बार, Z1 किसके लिए आता है, बताओ ना किसके लिए आता है। यहाँ स्क्वायर थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि Z पे स्क्वायर नहीं है। Z2 का मतलब हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 आएगा, केवल 2, ये Z तो Z2। इसका क्या N2 किसके लिए है, किसके लिए है, हीलियम के लिए, H प्लस N2 क्योंकि द्वितीय कोष की पूछ रहा है तो लिख देंगे द्वितीय कोष की। और Z1 कितना होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, कैसे बोला कि Z2 हीलियम के लिए है, क्योंकि हमने इसके लिए त्रिज्या R1 मान ली, तो इसके लिए N1, और R2 त्रिज्या जिसकी निकालनी है द्वितीय कोष की, तो R2, और उसके लिए N2 उसका क्या होगा कोष, और Z2 क्या होगा उस दूसरे वाले का परमाणु क्रमांक, जैसे हीलियम का है तो हीलियम का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 और ये 4 हो जाएगा, 4 एक तो एक ही आएगा, एक खत्म, एक का मतलब ही नहीं है, 2 से 4 2 बार कट गई, तो 2 इधर जाएगी और R2 इधर जाएगा, तो 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा 1.06, क्या आ जाएगी इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, आप इसको वैसे भी कर सकते थे सीधा ही देख के, कैसे करते कि मुझे पता है कि इसका क्या दे रखा है, प्रथम कोष की इसकी दे रखी है त्रिज्या, और हीलियम की पूछ रहा है तो निकाल देते, क्योंकि जो n है वो तो क्या है समानुपाती, और z क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो n से z को काट देते, तो 2/4, 2 से 2 और 4 को क्या कर देते 2/4, 2 को मल्टीप्लाई कर देते 0.53 से, तो 1.06 इसका आंसर आ जाता। कर सकते हैं ना इसको भी कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यूनिट जब खत्म होगी तब कर लेंगे। तो इस यूनिट में हमने क्या बात की, एक तो बोर के जितने भी अभिग्रहित हैं, जितने भी उसके पॉइंट है, उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कोणीय संवेग क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, MBR कैसे आता है। बोर के अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया है कि परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निर्धारण है ना। रात के 3 बज रहे हैं तो थोड़ा सा आंखों में लग रहा होगा आपको अजीब सा, लेकिन मैं 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, त्रिज्या में हमने 2-3 फॉर्मूले लिखे जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम भी आए, और भी हम जब यूनिट खत्म होगी तो न्यूमेरिकल करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी कैसे निकालें, वेग, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेग, उसकी ऊर्जा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।